दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग, फिजिकल डिवीज़न ऑफ एमपी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं किससे? लोकेशन से। मतलब कि कौन सा जिला या कौन सा भूभाग किस प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत आता है और कौन सा किसके अंतर्गत नहीं आता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिना देरी किए मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लीजिए। मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का मतलब ये होता है कि ऐसा राज्य जिसकी सीमा ना तो समुद्री और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? ये राज्यों से घिरा है। ठीक है। उत्तर में बात करें तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर पश्चिम में गुजरात और राजस्थान है, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में है छत्तीसगढ़। इस तरह से जो हमारा मध्य प्रदेश है वो 5 राज्यों की सीमा को टच करता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन जब हमने आपको पढ़ाया था तब उसमें ये सब डिस्कस किए थे। यहाँ पे बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो ये है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड। इसका मतलब ये होता है कि जो गोंडवाना लैंड की विशेषताएं होंगी वो इस पूरे के पूरे भूखंड में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है, पूरा का पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर गोंडवाना लैंड की विशेषताएं मिलती हैं। जबकि हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में, आपने देखा होगा यहाँ से क्या निकलती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये ग्लोब है, बीच में इक्वेटर होता है, ऊपर क्या होती है? कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा। हमारा भारत इस तरीके से है, मतलब कि कर्क रेखा बीच से गुजरती है। तो आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। लेकिन ये इतना भाग जो भारत का भाग है वो इस दक्षिणी भूभाग से टूट कर के यहाँ गया था, यहाँ पर जुड़ गया है, इसलिए ये गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मध्य प्रदेश है वो भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है और भू आवेष्टित राज्य है। इसकी सीमा ना तो समुद्री और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इस मैप को आप देखिए, इसको, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर क्या बताया? राजस्थान है, यहाँ पर क्या है? गुजरात है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र है और यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़ है। सीजी लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। अब जिलों की बात कर दें तो मध्य प्रदेश के 13 जिले टच करते हैं यूपी को। ये एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। बस आपको मोटा मोटा याद रखना। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान को, 2 जिले किसको? गुजरात को, झाबुआ और अलीराजपुर। महाराष्ट्र को 9 जिले टच करते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ को 6 जिले टच करते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के 18 ऐसे जिले हैं जो कि भू आवेष्टित हैं, मतलब किसी भी राज्य की के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है। इतना आप याद रख लीजिएगा। अब सीधे से चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। ठीक है। इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो मध्य प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। कौन सा है? दूसरा, सेकंड रैंक लगती है इसकी अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है
कहाँ? भारत में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश भारत का। तो क्वेश्चन आ रहा होगा पहला कौन सा है? तो पहला है राजस्थान। ठीक है, पहला कौन है? राजस्थान। और दूसरा है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया था। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछा जाता है तो वो है पाँचवा। ठीक है, एडिशनल फैक्ट है ये। जनसंख्या की दृष्टि से पाँचवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38% है। कितना? 9.38% है मध्य प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। और इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है 308252। ठीक है, किस तरीके से याद रखेंगे? 308252 वर्ग किलोमीटर। 308252 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। भारत का 9.38% भूभाग है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को निम्न प्रदेशों और उप प्रदेशों में बांटा जा सकता है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला भाग है, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं भौतिक संरचना या प्राकृतिक विभाग। ठीक है, भौतिक संरचना, इसके 3 डिवीजन करना है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा हो जाएगा सतपुड़ा मैकल रेंज। सतपुड़ा मैकल रेंज यानी कि श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और तीसरा है पूर्वी पठार, या इसी को बोलते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक है, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये मेनली 3 डिवीज़न हैं भौतिक संरचना के आधार पर। अब जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो इसके अलग अलग 5 डिवीजन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भौतिक संरचना मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग हैं, ये मेनली 3 हैं। सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। ठीक है, अब मध्य उच्च प्रदेश के भी 5 डिवीजन किए गए हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। मध्य उच्च प्रदेश, इसके किए गए हैं 5 डिवीजन। पहला क्या है? मध्य भारत का पठार। पहला है मध्य भारत का पठार। दूसरा है मालवा का पठार। तीसरा रीवा पन्ना। तीसरा है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। चौथा है बुंदेलखंड का पठार। चौथा क्या है? बुंदेलखंड का पठार। और 5वां है हमारा नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो इतना आपको नोट कर लेना है। पहला क्या बताया मैंने? मध्य भारत का पठार। दूसरा मालवा का पठार। तीसरा रीवा पन्ना का पठार। चौथा बुंदेलखंड का पठार। और 5वां है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, अब इनको हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। ये मैप है मध्य उच्च प्रदेश के जो 5 डिवीजन हैं उनको छोड़ देते हैं अभी। सबसे पहले क्या समझना है, जो मैंने 3 डिवीजन बताए थे उसमें से मध्य उच्च प्रदेश को छोड़िए। सतपुड़ा मैकल श्रेणी कहाँ पर है? तो ये है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, ये जो भूभाग है, इतना भूभाग ये आता है सतपुड़ा मैकल रेंज में। सतपुड़ा मैकल श्रेणी मध्य प्रदेश के भूभाग का कितना प्रतिशत है? सबसे पहला फैक्ट तो ये है 11%। कितना है? 11% है। फिर इस सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहली क्या कहलाती है? ये कहलाती है राजपीपला। इसको क्या बोलते हैं? राजपीपला।
श्रेणी। बीच वाली को बोलते हैं मध्य श्रेणी, बीच वाली को बोलते हैं मध्य श्रेणी। और यहाँ पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी को बोलते हैं, पूर्व वाली को मैकल श्रेणी। क्या बोलते हैं? मैकल रेंज। ठीक है, तो सबसे पहला हमने पढ़ा सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश के भूभाग की 11% है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, राजपीपला, मध्य श्रेणी और मैकल श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। जो मध्य श्रेणी है, ये मध्य श्रेणी यहाँ पर है। जो राजपीपला है वो है पश्चिम में, पश्चिम में कौन सी? राजपीपला। बीच में कौन सी? मध्य श्रेणी। और पूर्व में कौन सी है? मैकल श्रेणी। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, लोकेशन याद रखना है। साउथ पार्ट है किसका? एमपी का जो साउथ दक्षिण भाग है, यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, जो कि 11% है। और इसके 3 डिवीज़न किए गए हैं। ये है राजपीपला, ये है मध्य श्रेणी और ये है मैकल श्रेणी। ठीक है, चलिए एक हो गया। फिर पूर्वी पठार हमने देखा। पूर्वी पठार या उसी को बोलते हैं क्या है? बघेलखंड का पठार। तो देख सकते हैं मैप में, ये है बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भूभाग, सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है। ये सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है या सबसे स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन है। प्राकृतिक विभाग कौन है? बघेलखंड का पठार या इसी को बोलते हैं पूर्वी पठार। कितना है? तो मध्य प्रदेश का के एरिया का 7% है। 7% है किसका? मध्य प्रदेश के एरिया का। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने 3 डिवीजन देखे थे, उसमें से सतपुड़ा मैकल श्रेणी 11% देख लिए, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार 7% देख लिया। पूछा क्या जाता है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग कौन सा है? आपको बताना है बघेलखंड का पठार। कितना है? 7% है। ठीक है, 7% है और ये सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बघेलखंड का पठार किसके लिए फेमस है? सफ़ेद शेरों के लिए। अब जो हमने पढ़ा मध्य उच्च प्रदेश, सबसे पहला क्या था? मध्य उच्च प्रदेश था, उसको डिवाइड किया गया था 5 भागों में। कौन कौन से थे? पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा रीवा पन्ना का पठार, चौथा बुंदेलखंड का पठार और 5वां था हमारा नर्मदा सोन घाटी। तो ये सब हम मैप में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मध्य उच्च प्रदेश का पहला भाग था मध्य भारत का पठार, यानी कि ये चंबल और ग्वालियर संभाग। ठीक है, ये रहा। ये कौन सा है? मध्य भारत का पठार है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा? मालवा का पठार। तो ये है कौन सा? मालवा का पठार है। इसके बाद क्या पढ़ा? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड 2 जगह है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। ये भी बुंदेलखंड का पार्ट है और ये भी बुंदेलखंड का है। ये उत्तरी बुंदेलखंड कहलाता है, ये दक्षिणी बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये एक ही पार्ट गिना जाएगा, मतलब एक हो गया मध्य भारत का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, चौथा हो जाएगा हमारा रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, चौथा रीवा पन्ना का पठार और 5वां है नर्मदा सोन घाटी। तो इस तरीके से मध्य उच्च प्रदेश के 5 डिवीज़न आपको अच्छे से याद कर लेना है। पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, ये दोनों, तीसरा रीवा का पन्ना, चौथा मालवा और 5वां नर्मदा सोन घाटी। अब इसमें जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वो है मालवा का पठार। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। अभी आपने सबसे छोटा देखा था, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग कौन सा था? बघेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग कौन सा कहलाएगा? प्राकृतिक विभाग कहलाएगा हमारा मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार कहलाएगा। और ये कितना है? तो ये है 28% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का
28% है मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख के वहाँ पे बता देंगे। अभी आपको लोकेशन जान लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें देख लीजिए मध्य उच्च प्रदेश को अलग से दिखाया गया है। जो मध्य उच्च प्रदेश था, सेंट्रल हाईलैंड थी, उसके 5 डिवीजन दिखाए गए हैं। सबसे पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा है ये दोनों बुंदेलखंड का पठार, तीसरा रीवा पन्ना का पठार, चौथा मालवा प्लाटू और पांचवा नर्मदा सोन वैली। ठीक है, ये हो गए 5 डिवीजन। इस तरीके से मतलब इन 5 को मिला दो और 2 वो मिला दो तो कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। ये है सतपुड़ा मैकल रेंज और ये है पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड का पठार। तो आपको ऑप्शन में जो भी मिले, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग ऑप्शन में 7 भी मिल सकता है, ऑप्शन में 3 भी मिल सकता है, मैक्सिमम मिलेगा आपको 7। ठीक है, तो मैंने 7 विभाग आपको बार बार बोल के समझा दिए हैं, एक बार और समझा देता हूँ। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा प्लाटू, नर्मदा सोन वैली, ये हो गए 5। फिर सतपुड़ा मैकल रेंज और पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड का पठार। अब बघेलखंड का पठार कितना था, 7% था। सतपुड़ा मैकल रेंज कितनी थी, 11% थी। मालवा प्लाटू मैंने कितना बताया, 28%। ठीक है, और नर्मदा सोन वैली को भी याद रख लेना, 26%। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, 26% नर्मदा सोन घाटी, 28% मालवा प्लाटू और 7% बघेलखंड। बघेलखंड के पठार को या पूर्वी पठार को क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि यह सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है। मालवा प्लाटू 28% क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है। नर्मदा सोन वैली को 26% क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये 2nd नंबर पर है। और सतपुड़ा मैकल रेंज को आपको याद रखना है 11%। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, अब इस मैप में आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ की ऊंची चोटियों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा। क्या नाम है, सिद्ध बाबा। अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 1172 मीटर। कितनी, 1172 मीटर सिद्ध बाबा। किसकी, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। इसके बाद मालवा का पठार। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिगार। क्या है, सिगार, और इसकी ऊंचाई है 881। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, सिगार। 2nd नंबर पर जाना पाव है, जहाँ से चंबल नदी निकलती है, वो 854 मीटर है। ठीक है, तो उसको भी याद रख सकते हो। पहली सिगार है, दूसरे नंबर पर कौन है, जाना पाव। जाना पाव जहाँ से चंबल नदी निकलती है वो है 854 मीटर। ठीक है, इसको याद रख लेना। सिद्ध बाबा सबसे ऊंची चोटी बुंदेलखंड की, सिगार मालवा की। सतपुड़ा मैकल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, इससे आप परिचित होंगे, 1350 मीटर है, नाम है धूपगढ़। ठीक है, नाम है धूपगढ़, जो कि कितनी है, तो 1350 मीटर है। ठीक है, धूपगढ़। इसके बाद बघेलखंड का पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसकी ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है, सद्भावना शिखर। ठीक है, सद्भावना शिखर अच्छे से लिख देते, सद्भावना शिखर। ठीक है, क्या क्या बता दिया। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार, सतपुड़ा मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मालवा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिगार। क्या है, सिगार, 881 मीटर। इसके बाद
बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा, ये है 1172 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, बघेलखंड देखा, बघेलखंड, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर नाम है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी देखी हमने, ये 854 थी, है ना, 854, 854 किसका बताया था मैंने, चंबल का। ठीक है, 854 बताया था चंबल का, और ये है सद्भावना शिखर जो कि बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी है 752। ठीक है, 752 मीटर, 752 मीटर है। जो अभी 854 बताई थी वो मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की थी, जिसका नाम था जाना पाव। ठीक है, तो ये 752 मीटर याद रखना, सद्भावना शिखर बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी हो गई। ठीक है, इतना हो गया। फिर कौन सी बताई, सतपुड़ा मैकल रेंज पर बताई, सतपुड़ा मैकल श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। दूसरे नंबर पर है चौरागढ़ 1326, इनका भी नाम याद रख लीजिए, चौरागढ़ 1326। और अमरकंटक की तो आपको पता होगी, अमरकंटक अनूपपुर में है, ये 1067 मीटर है। ठीक है, तो 1326 याद रखना किसकी, चौरागढ़ की, और धूपगढ़ की है 1350 मीटर। इतना हो गया चोटियों को लेकर। फिर अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज मैंने बताया था, बुंदेलखंड सबसे छोटा 7%, ये याद रखना है। 28% मालवा, 26% नर्मदा सोन, 11% सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, बाकी और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, अब हम इस भौतिक विभाग की थोड़ी थोड़ी क्या जान लेते हैं, विशेषताएं। तो जो मालवा का पठार है वो औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र भी है। मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है, आप सभी को पता होगा। इसको गेहूं ढलिया कहते हैं। कौन सा पठार कहते हैं, गेहूं ढलिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लेना इसको, गेहूं ढलिया पठार कहते हैं किसको, मालवा के पठार को, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन मालवा के पठार में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गेहूं ढलिया पठार। फिर मालवा पठार में जनसंख्या घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक है, मतलब कि मध्य प्रदेश के जितने भी प्राकृतिक विभाग हमने पढ़े हैं उन सब में से मालवा के पठार में जनसंख्या घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया, दूसरी विशेषता हो गई। औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र है, तीसरी विशेषता हो गई। ठीक है, और यहाँ की जलवायु मैंने आपको कल बताई थी, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, सम जलवायु। ठीक है, मालवा की जलवायु कैसी है, सम जलवायु। और जो फाह्यान था, चीनी यात्री क्या था, फाह्यान था, उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहा था। ठीक है, विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहाँ की जलवायु को कहा था, तो मालवा की जलवायु को। फिर मालवा का पठार काली मिट्टी निर्मित पठार है, आप सभी को पता है। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो जो मालवा का पठार है इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे निकलता है लावा, और लावा के जमने से निर्माण हुआ किसका, मालवा प्लाटू को। इसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें। क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टानें या दक्कन ट्रैप। मालवा किससे बना है, एक तो वही जो मैंने आपको बताया, ज्वालामुखी फटने से जो लावा बनता है उसके जमने से बना है, और इसी को बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें, या इसी को बोल देते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, बेसाल्ट या दक्कन ट्रैप, इससे बना है हमारा मालवा। तो मालवा के बारे में लगभग सभी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं कौन सा, मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारत यानी कि सेंट्रल इंडिया, जिसको आप देख सकते हैं, ये है सेंट्रल इंडिया प्लाटू। इसके बारे में
तो मध्य भारत को सरसों का पठार भी कहा जाता है। मध्य भारत को क्या कहते हैं? सरसों का पठार। इसको बोलते हैं सरसों का पठार भी कहा जाता है। ठीक है। इसका निर्माण विंध्यन शैल समूह की चट्टानों से हुआ है। किससे? विंध्यन शैल समूह। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विंध्यन शैल समूह की चट्टानों से निर्माण हुआ है। किसका? सेंट्रल इंडिया प्लाटू का। मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है विंध्यन शैल समूह से। इसको सरसों का पठार भी कहा जाता है। जैसे मालवा को गेहूं ढलिया पठार कहा जाता था, इसी तरह से सेंट्रल इंडिया प्लाटू मध्य भारत के पठार को सरसों का पठार भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, इसके जिलों की बात करें मध्य भारत के पठार के, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। यहाँ पर शिवपुरी है, यहाँ पर ग्वालियर, श्योपुर हो गया, नीमच हो गया। ये नीमच भी सेंट्रल इंडिया प्लाटू में आता है। ठीक है, नीमच भी किस में आता है? मध्य भारत के पठार में आता है। तो भिंड, मुरैना, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, इतने एरिया में जो भी ज़िले आते हैं, ये बुंदेलखंड को छोड़ देना है, यहाँ पर जो ज़िले आते हैं इतने में, ये कहलाता है सेंट्रल इंडिया प्लाटू का भाग। तो आप लगा देंगे नॉर्मली। ठीक है, यहाँ नीमच हो गया, यहाँ श्योपुर, मुरैना, भिंड हो गया, शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया। ठीक है, इस तरह से अशोकनगर, ये सब इसमें आ जाएंगे सेंट्रल इंडिया प्लाटू में। इसके बाद अब हम देखते हैं किसको? अब हम देखते हैं बुंदेलखंड के पठार को। सीधे से चलते हैं बुंदेलखंड के पठार को। तो बुंदेलखंड के पठार से जो सबसे ज़्यादा फैक्ट पूछा गया वो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सिद्ध बाबा। ठीक है, सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? बुंदेलखंड के पठार की। ठीक है, बुंदेलखंड का निर्माण किससे हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। ये हुआ है नीस चट्टानों से। कौन सी? नीस चट्टानों से निर्माण हुआ है बुंदेलखंड की के पठार का। मालवा का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट, काली मिट्टी, दक्कन ट्रैप सेल से। ठीक है, बेसाल्ट और दक्कन ट्रैप से निर्माण हुआ है मालवा का। सेंट्रल इंडिया प्लाटू का निर्माण हुआ है विंध्यन शैल समूह की चट्टानें हैं उनसे। जो बुंदेलखंड का पठार है इसका निर्माण हुआ है नीस चट्टानों से। ठीक है, नीस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे सीधे रीवा पन्ना के पठार पे। ठीक है, बुंदेलखंड के बाद हम आ गए रीवा पन्ना के पठार में। तो रीवा पन्ना का पठार आप सभी को पता है, पन्ना जिले में हीरा मिलता है, तो ये फेमस है किसके लिए? हीरे के लिए। तो रीवा पन्ना के पठार में जो अभी तक पूछा गया, हीरे एवं चूने के भंडार हैं। ठीक है, हीरे एवं चूने के भंडार किस प्राकृतिक विभाग में है? मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक विभाग में है? तो आपका आंसर होगा रीवा पन्ना के पठार में। ठीक है, रीवा पन्ना का जो पठार है ये आद्य महाकल्प की कड़प्पा एवं विंध्यन शैल से बना है। कड़प्पा एवं विंध्य शैल से। ठीक है, कड़प्पा एवं विंध्य शैल से बना है। कौन? रीवा पन्ना का पठार। कड़प्पा एवं विंध्यन शैल, बार बार मैं बोल रहा हूँ, रीवा पन्ना का पठार बना है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पहुँचते किसमें? बघेलखंड के पठार में। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका नाम क्या है? पूर्वी पठार। इसी को बोलते हैं पूर्वी पठार, इसी को बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। ठीक है, और इसकी 752 ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। तो सद्भावना शिखर की ऊंचाई है 752 मीटर, बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये फेमस किसके लिए है? तो ये है सफ़ेद शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए? सफ़ेद शेरों के लिए। ठीक है, सफ़ेद शेरों के लिए फेमस है सद्भावना शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना और विंध्यन शैल से। ठीक है, गोंडवाना और विंध्यन शैल से इसका निर्माण हुआ है। सिंपल सा है, गोंडवाना याद रखना, गोंडवाना और विंध्यन। ठीक है, विंध्यन शैल से हुआ है निर्माण किसका? बघेलखंड के पठार का, गोंडवाना और विंध्यन से। चलिए
नेक्स्ट हम समझ लेते हैं किसके बारे में, नर्मदा सोन घाटी के बारे में। ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी, इसका जो निर्माण है वो होता है दक्कन ट्रैप और धारवाड़, ठीक है, विंध्य, कड़प्पा, इसमें मतलब सभी टोटल जितनी अभी विशेषताएं पढ़े। जैसे मालवा की विशेषता क्या थी, मालवा की विशेषता थी ये बना हुआ है किससे, दक्कन ट्रैप से या बेसाल्ट से, ठीक है, बेसाल्ट काली मिट्टी या दक्कन ट्रैप सेल से बना है। तो नर्मदा सोन घाटी में दक्कन ट्रैप भी मिलेगा। इसी तरह हमने देखा किसमें, मध्य भारत में, तो वो विंध्य शैल समूह से बना था। मध्य भारत किससे बना था, विंध्य शैल समूह से। तो नर्मदा सोन घाटी में विंध्य शैल समूह से भी की भी विशेषता है। फिर हमने देखा रीवा पन्ना का पठार बना था कड़प्पा शैल से। कड़प्पा शैल से बना था कौन, रीवा पन्ना का पठार। तो ये भी विशेषता यहाँ पर है। तो ये मिली जुली सरकार है, ठीक है। नर्मदा सोन वैली जो है इसमें बेसाल्ट की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, बेसाल्ट की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, विंध्यन सेल, कड़प्पा सेल, ये सभी इसमें मिलती हैं, ठीक है। इन सबसे मिलकर बनी है नर्मदा सोन वैली। एक बार और रिपीट करता हूँ, बेसाल्ट, दक्कन ट्रैप, धारवाड़, विंध्यन सेल और कड़प्पा, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। अब लास्ट हम किस पे चलते हैं, सतपुड़ा मैकल रेंज पे, ठीक है। सतपुड़ा मैकल रेंज तो ये बनी है डेक्कन ट्रेप से, ठीक है। दक्कन ट्रेप या डेक्कन ट्रेप, जो ऑप्शन में मिले वो लगाना है। तो दक्कन ट्रेप भी इसी को बोलते हैं, डेक्कन ट्रेप भी इसी को बोलते हैं। इस डेक्कन ट्रेप की सेलों से मिलकर बना है सतपुड़ा मैकल रेंज, ठीक है। सतपुड़ा मैकल रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने आपको बताई थी धूपगढ़। इसकी विशेषता क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंची है, यहीं पर पाई जाती है सतपुड़ा मैकल रेंज में। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जो हिल स्टेशन पचमढ़ी है, ये भी इसी सतपुड़ा मैकल रेंज में पाया जाता है। सतपुड़ा पचमढ़ी जो कि हिल स्टेशन है, 199 सेंटीमीटर, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। वायु रिजर्व भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला वायु रिजर्व है पचमढ़ी, 199 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी। और धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची यहाँ की चोटी है, जो कि सतपुड़ा मैकल रेंज में है, ठीक है दोस्तों। तो अब इस मैप से हम जिले भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सा सूटेबल है। चलो ये वाला सूटेबल है, ठीक है, इसमें आराम से जिले देख सकते हो आप। जैसे मैं बात करूँ पूर्वी पठार की, तो आप देख सकते हो पूर्वी पठार में क्या आता है, शहडोल आता है, ठीक है। शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, इस तरह से ये 4 जिले आते हैं किसमें, पूर्वी पठार या बघेलखंड में। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं कि इसमें रीवा पन्ना के पठार में क्या आता है। रीवा पन्ना के पठार में यहाँ पर क्या है, सतना, यहाँ पर क्या है, पन्ना, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर क्या है, पन्ना, यहाँ पर क्या है, सतना, और फिर यहीं पर है रीवा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, सतना, रीवा, पन्ना और दमोह, ठीक है। दमोह भी आता है, मतलब इस तरह से 4 जिले आते हैं रीवा पन्ना के पठार में, सतना, रीवा, दमोह और पन्ना। तो ये मेन आपको लोकेशन याद रखनी है ये वाली, इससे आप जिले तो लगा ही लोगे 100%। बुंदेलखंड के पठार में बताने की जरूरत नहीं है, पूरे सागर संभाग, पूरा का पूरा सागर संभाग आता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो जिले आते हैं इनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ का तो पूरा पूरा सागर संभाग का कोई भी जिला आ जाए वो बुंदेलखंड के पठार का भाग होगा। यहाँ पर कौन कौन से जिले आ जाते हैं, ऊपर वाले, यानी कि नॉर्दर्न बुंदेलखंड में। उत्तरी बुंदेलखंड में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दतिया, गुना, शिवपुरी और भिंड। क्या क्या, दतिया, गुना, शिवपुरी और भिंड, इस तरीके से ये 4 जिले उत्तरी बुंदेलखंड में आते हैं, जबकि पूरा का पूरा सागर संभाग आता है दक्षिणी बुंदेलखंड में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपसे। फिर मध्य भारत में कौन कौन से आते हैं, तो मध्य भारत तो जैसे ही आप ऐसे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर चंबल संभाग दिख जाएगा, मतलब श्योपुर, मुरैना और भिंड
अपना शंभू कोड था, सा से श्योपुर, मा से मुरैना, भा से भिंड। ठीक है, तो श्योपुर, मुरैना, भिंड तीनों जिले हो जाएंगे। फिर साथ ही में क्या हो जाएगा, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और नीमच। यहाँ पर ग्वालियर है, शिवपुरी है, सॉरी शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर और ये श्योपुर है, यहाँ पर नीमच है। तो इतने जिले मध्य भारत के पठार में आते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा याद हो गया। मालवा के पठार में आपको सीधे सीधे संभाग याद रखना है। कौन कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। एक भोपाल संभाग, दूसरा इंदौर संभाग। ठीक है, दूसरा कौन सा, इंदौर संभाग के नर्मदा सोन घाटी के ऊपर वाले जिले। ठीक है, इंदौर संभाग के, ठीक है, इंदौर और उज्जैन संभाग, पूरा का पूरा उज्जैन संभाग। तो भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग को मिलाकर बना है कौन सा, मालवा का पठार। नीचे वाले जिले नहीं रहेंगे, जैसे निमाड़ वाले, खंडवा, खरगोन ये नहीं है, झाबुआ, अलीराजपुर ये नहीं है इसमें शामिल। तो यहाँ के जिले, इस वाले जिले में जो इंदौर संभाग के ऊपर वाले जिले हैं इसमें आ जाएंगे, और उज्जैन संभाग पूरा का पूरा, और भोपाल संभाग। तो मेनली ये किससे मिलकर बना है मालवा प्लाटू, भोपाल संभाग और उज्जैन संभाग से, इंदौर के कुछ जिले। ठीक है, चलिए इतना समझ लिए। अब आते हैं नर्मदा सोन घाटी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं नर्मदा सोन घाटी, जबलपुर, नरसिंहपुर, क्या क्या है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, धार, देवास। ठीक है, रायसेन यहाँ पर, खंडवा यहाँ पर, और धार, देवास यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी नर्मदा सोन घाटी में जिले आते हैं इनको आप इस लोकेशन वाले ज़िलों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था मैप याद करना बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें बाई ट्रिक आपको याद कराने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए नर्मदा सोन घाटी समझ लिए। सतपुड़ा श्रेणी, लास्ट है हमारा सतपुड़ा श्रेणी। इसमें देख सकते हैं कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ से बालाघाट, फिर मंडला। ठीक है, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, यहाँ पर बालाघाट के बाद क्या आएगा, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है, छिंदवाड़ा, सिवनी, खंडवा, खरगोन, यहाँ पर है खंडवा, खंडवा, खरगोन। फिर इसके बाद क्या है, बैतूल, बैतूल यहाँ पर। ठीक है, बड़वानी, बैतूल, खंडवा, खरगोन, ये सब जो नीचे के ज़िले हैं यहाँ पर वो सब आ जाएंगे हमारे किसमें, सतपुड़ा श्रेणी में। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन। इस तरीके से यहाँ वाले ज़िले लगाने हैं आपको सतपुड़ा मैकल रेंज में 11% है ये। यहाँ के ज़िले बघेलखंड का पठार, इसका रीवा पन्ना का पठार, ये बुंदेलखंड यहाँ पर, और ये मध्य भारत का पठार ये है, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हमको याद करना है क्या, नदियाँ। ठीक है, लास्ट है, हमको नदियाँ याद कर लेनी है बस। तो देख सकते हैं बेसिक मैप पे चलते हैं, ये ठीक रहेगा। ठीक है, इस मैप पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस नदियों वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मध्य भारत का पठार ये ऊपर है, बताइए कौन सी नदी होगी, आपका आंसर होगा सर चंबल नदी होगी। ठीक है, चंबल नदी होगी यहाँ पर। फिर बुंदेलखंड में देख लीजिए, ये है बुंदेलखंड और ये है बुंदेलखंड, यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पर सिंध नदी है, पहुज नदी है। यहाँ पर क्या है, सिंध नदी मिल जाएगी आपको, पहुज नदी मिल जाएगी, बेतवा और केन यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेतवा, केन, कौन कौन सी, सिंध, पहुज, बेतवा और केन। इस तरीके से 4 नदियाँ मिल जाएंगी आपको बुंदेलखंड के पठार में, इनको समझ लेना है। फिर रीवा पन्ना के पठार में तो यहाँ पर मिलती है कौन सी, टोंस, केन और सोनार नदी। इस रीवा पन्ना के पठार में सोनार, केन और टोंस नदी मिलती है। ठीक है, इस तरीके से 3 नदी मिल गई कहाँ पर, रीवा पन्ना के पठार में। नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार में क्या मिलता है हमको, सोन, नर्मदा और जोहिला। कौन कौन सी है, यहाँ पर देखिए सोन है, सोन नदी शहडोल में,
ठीक है। शहडोल इसमें शामिल था, बघेलखंड के पठार मैंने आपको बताया, जोहिला और नर्मदा, क्योंकि ये तीनों नदियां निकलती हैं अमरकंटक से, ठीक है, अनूपपुर जिले से, जो कि शहडोल संभाग में ही आता है। तो सिंपल सा आपको तीनों का नाम याद रखना है, जोहिला, सोन और नर्मदा। ये तीनों की तीनों एक ही मतलब अमरकंटक से ही निकलती हैं तीनों नदियां, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, तीनों नदियों को, नर्मदा, सोन और जोहिला। फिर 3 हो गए। फिर इसके बाद आते हैं हम इसमें मालवा में। मालवा की गंगा आप सभी को पता है किसको बोलते हैं, क्षिप्रा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है क्षिप्रा नदी यहाँ से, ठीक है। तो मालवा में क्षिप्रा नदी, चंबल नदी यहाँ से निकलती जानापाव से, इंदौर के मऊ तहसील की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इस तरीके से पूरे मालवा में बहती हुई क्षिप्रा, इसी की चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। तो इस तरीके से जाती है राजस्थान, फिर एमपी में आती है, और फिर एमपी से चली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से बहती है कौन, चंबल। तो आपको याद रखना है, मालवा में कौन हो गई, क्षिप्रा, चंबल, क्षिप्रा, चंबल, पार्वती, पार्वती नदी भी यहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। पार्वती और माही नदी, माही धार जिले में, धार जिले से निकलती है, ठीक है, धार जिले में प्रवाहित होती है। माही परियोजना आपने पढ़ी होगी। पार्वती नदी, चंबल नदी और क्षिप्रा नदी, इस तरीके से आपको याद रख लेना। 4 नदी कहाँ पर, मालवा के पठार के लिए फेमस है। फिर नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नर्मदा है, सोन है, तवा है, दूधी है, कुंदा है। मतलब सोन याद रख लेना, इसमें सोन भी शामिल है नर्मदा सोन घाटी में। बाकी नर्मदा और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, यहाँ पर जो भी हैं, जैसे नर्मदा है, तवा होशंगाबाद ज़िले में तवा नदी है, होशंगाबाद ज़िला भी यहीं पर है, ज़िले में आप देख चुके थे। तो नर्मदा, सोन, तवा, दूधी और कुंदा, इनको याद रखना किसमें, नर्मदा घाटी में। मेनली याद रखना नर्मदा, सोन और तवा नदी को। फिर सतपुड़ा मेकल रेंज में कौन कौन सी नदियां हैं, तो यहाँ है ताप्ती और बैनगंगा, ये दक्षिण का पार्ट है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल बहती है ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी जो कि बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, ये बिल्कुल पैरेलल बहती है इस तरीके से। मतलब ये इस तरीके से नर्मदा आ रही हैं, यहाँ बैतूल के मुल्ताई से निकलती हैं कौन सी, ताप्ती। तो इस तरीके से बहती है। तो सतपुड़ा मैकल रेंज की सबसे जो ज़्यादा पूछी जाने वाली नदी है वो है ताप्ती नदी और बैनगंगा है, ठीक है। बैनगंगा ये सिवनी बालाघाट में बहती है, बालाघाट में बहती है बैनगंगा, जाके महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र में चली जाती है बैनगंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नदियों को समझ लिया, ठीक है। अब सबसे बड़ा पठार बताया था हमने आपको, क्या, मालवा का पठार, और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्षेत्रफल याद रखना है। कैसे याद रखोगे, 88,222, 88,222 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, किसका, मालवा के पठार का। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है, और 7% है बघेलखंड का पठार। तो इसका भी याद रख लीजिए, 26,000, ठीक है। कितना है, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, 26,000 है, ठीक है। 26,000 वर्ग किलोमीटर है, 26,000 वर्ग किलोमीटर है किसका, पूर्वी पठार का या बघेलखंड के पठार का। तो इतना इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।